Good morning, dear student. Today we are going to learn very important topic, that is Bohr's model for hydrogen. As we know that we have learned Rutherford model, and Rutherford model was very successful model, but there are some drawbacks which may arise after the discoveries of some phenomena. अदरवाइज रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बिल्कुल सक्सेसफुल था, बट कुछ डिस्कवरीज ऐसी हुई, मैक्सवेल की डिस्कवरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्कवरीज, तो उन सारी चीज़ों के डिस्कवर होने से जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। तो उन जो नई डिस्कवरीज हुई, जो प्लैंक का कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट आया, उन सारी चीज़ों को, उन सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए नील्स बोर जो हैं वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन मीन्स मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। एक्चुअली नील्स बोर जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, वो केमिस्ट्री साइंटिस्ट नहीं थे, मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे और रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। बट जब उन्होंने रदरफोर्ड ने इतना सब कुछ काम किया तो बोर्स मॉडल ने, नील्स बोर ने उन्हीं के एटॉमिक मॉडल में नए मॉडिफिकेशन किए, प्लैंक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और जितने ड्रॉबैक्स थे उनको हटाने की कोशिश करी और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ किया। ठीक है, ही यूज प्लैंक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, it can still be used to rationalize many points in the atomic structure and spectra। तो जो बोर मॉडल है वो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको बताया था कि प्लैंक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली स्टडी करता है इस बारे में कि जो रेडिएशन है वो डिसकंटिन्यूअस यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के प्रोपोर्शन में है। बोर मॉडल ने प्लैंक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, लेकिन फिर भी क्लासिकल मैकेनिक्स को ही, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल को ही उसने इम्प्रूवमेंट किया था, इसलिए इसको हम बीच का पार्ट कह सकते हैं, दैट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ क्लासिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम क्यों कहा गया? बोर ने जो एटॉमिक मॉडल अपना कंसीडर किया वो फॉर हाइड्रोजन एटम लिया। मीन्स हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम विच हैज़ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। बिकॉज एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोर ने हाइड्रोजन को अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कंसीडर किया और उसके बाद हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल्स को उन्होंने ऐड किया। हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल्स मीन्स ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो। इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बोर मॉडल, मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, थियोरेटिकली सारी चीज़ें बोर मॉडल में एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट था द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में मूव करता है एंड दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। बिल्कुल सेम चीज़ रदरफोर्ड ने भी यही की थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट क्या चीज़ चेंज था? फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। बोर ने सिर्फ इतना एडिशन किया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पाथ में मूव करता है जहां उसकी एनर्जी जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, वहाँ एनर्जी चेंज नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव भी करेगा, जब तक इस पाथ में मूव करता रहेगा उसकी एनर्जी ना ही लूज होगी ना ही वो गेन कर पाएगा। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को हमने कहा स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, they are also known as stationary orbits. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. Concentrical means जिसका सेंटर एक हो, ऐसे ही बहुत सारे स्पेयर सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए
जिनका सेंटर एक हो। तो ऐसे ऑर्बिट्स, इनको कहा गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, पहला पार्ट जो उसने कहा उससे रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक भी क्योंकि ओवरकम हो गया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। सिर्फ एक वर्ड, फिक्स सर्कुलर पाथ। अब ये फिक्स सर्कुलर पाथ ऐसे ही नहीं कहा है, इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो नील्स बोर ने दिया था। सेकेंड पार्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाए, जैसे ये हैं कंसेंट्रिक सेल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हेन it come back from higher energy state to lower energy state, it will release energy. So the electron will move from lower state to higher state when the required amount of energy is absorbed, and energy is emitted when electron move from higher stationary to lower stationary state. Therefore energy change जो है वो continuous manner में नहीं होगा, सिर्फ तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा। लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये कहा गया नील्स बोर के कॉन्सेप्ट में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड। जितनी भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट कर रहा है बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट that differ in energy by delta E. Delta E is given by, ये फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन H। या हम कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट की जितनी एनर्जी है सेकंड माइनस फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें भी वो जा रहा है, E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पे एक टर्म कहा जा रहा है अलाउड। अलाउड टर्म में सारे एनर्जी स्टेट जो हैं अलाउड नहीं होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओनली सम एनर्जी स्टेट, सम ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव। ऐसा नहीं है कि सर्कल के आप न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने भी सर्कल ड्रॉ कर लें, हर एक में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, नहीं। कुछ एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ठीक है, उन्हीं को कहा गया अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। किसी एंगुलर मोमेंटम मीन्स, आपने मोमेंटम पढ़ा है क्लास 10th में, मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अभी आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रेडियस, बहुत सारी चीज़ें एंगुलर पढ़ेंगे आप। अभी थर्ड यूनिट में शायद सर्कुलर मोशन जहाँ आप पढ़ेंगे तब, तो कोई बात नहीं। मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब एंगुलर टर्म कोई भी आगे आ जाता है दैट मीन्स उसको हमें रेडियस से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मोमेंटम है mv, एंगुलर मोमेंटम mv इंटू r। अगर वेलोसिटी है v तो एंगुलर वेलोसिटी v इंटू r। ठीक है, तो जब भी किसी टर्म के आगे एंगुलर लगेगा तो उसको रेडियस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स है। जैसे मैंने आपको स्टेयर्स का एग्जांपल बताया था, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड है। एक कंटिन्यूअस, एक क्वांटाइज्ड वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू होगी, और वो कितना हो सकता है वो मैथमेटिकली काउंट करके नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में जाएंगे जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, हमने लास्ट उसमें पढ़ा h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, h अपॉन 2π, पाई वही है 3.14 वाला, 22/7 वाला। तो h अपॉन 2π का जब इंटीग्रल मल्टीपल होगा सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में
इलेक्ट्रॉन अलाउड होगा, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की उसने वैल्यू दी है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, एंड मे बी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। Thus the electron can move only those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 पाई। जहाँ h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, बाकी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये बोर मॉडल का 4th पॉइंट था। अब इन सारी चीज़ों के बाद फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं की। बोर एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर पाया। स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे आगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था, कैसे किया वो अभी बताएंगे। बट मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि बोर मॉडल जो है वो सिर्फ मैथमेटिकली हाइड्रोजन एटम के लिए है। Bohr model could not give better explanation, for it could not explain when two spectral line are very close to each other। ये स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ेंगे तो लिमिटेशन शायद तभी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल हम पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसके नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे और इसको कॉपी में नोट करेंगे।